Hello friends, so let us continue the series, and in the series now we are in question number 6, page 142. तो अब हम आपको पैटर्न पता चल चुका है, अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, फटाफट उसका एनालिसिस करने वाले हैं और फिर जो एमसीक्यू है उसको समझने की कोशिश करेंगे विद लीगल रेफरेंस। तो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। मिस्टर मनदीप, अ रजिस्टर्ड डीलर, इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द स्टेट ऑफ आसाम। तो वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई कर रहा है स्टेट ऑफ आसाम। आसाम इज वन ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो जब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है 11 में से एक है, करेक्ट। लेकिन इसमें ध्यान रखिए ना, आसाम ने कंपोजिशन स्कीम में 75 लाख ऑप्ट किया, वो 1.5 करोड़ अप्लाई होता है। और दूसरा, ना रजिस्ट्रेशन की लिमिट के लिए वो 10 लाख ऑप्ट किया। 10 लाख के लिए केवल 4 स्टेट से, कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसने स्पेशल कैटेगरी होने के बावजूद ना रजिस्ट्रेशन में लोअर एग्जाम्शन लिया, ना कंपोजिशन स्कीम में 75 लाख ऑप्ट किया। तो ये नॉर्मल की तरह ही ट्रीट करना। ही अवेल्ड आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस। उसने आर्किटेक्ट की सर्विस ली फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान देने वाली बात क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड यूज हो रहा है तो तुरंत आपका दिमाग में पहली बात तो एक सर्विस ले रहा है फ्रॉम फ्रेंड इन लंदन। तो लंदन मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस का केस है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन का केस है। तो जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस ले रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेके इफ यू कुड रिमेंबर दो केस आते हैं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेके दोस्तों, आज इंपोर्ट ऑफ सर्विस को टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा ये कवर्ड है सेक्शन 7 का सबसेक्शन का क्लॉज बी, 7(1)(b), जो बोलता है कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस करोगे फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ बिजनेस तो वो सप्लाई होता है। और एक है शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 का पैरा 4। शेड्यूल 1 डीम्ड सप्लाई का कवर करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन शेड्यूल 1 का पैरा 4 क्या बोलता है? अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो या तो आपके रिलेटेड पर्सन के थ्रू होना चाहिए या आपकी स्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तभी डीम्ड सप्लाई होता है। तो यहाँ पे ये सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, फ्रेंड से। तो बिजनेस के लिए है, विदाउट कंसिडरेशन है, लेकिन फ्रेंड है, फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन। He also availed designing service from his brother in London for 5 lakh for his personal purpose। ठीक उसी प्रकार से उसने लंदन में अपने ब्रदर से डिजाइनिंग सर्विस ली, यानी अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, 5 लाख फॉर अ कंसिडरेशन। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो, फॉर कंसिडरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे तो 7(1)(b) आ जाता है। 7(1)(b) बोलता है चाहे कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, अगर एक्टिविटी और कंसिडरेशन है तो वो डीम्ड सप्लाई बनता है। तो यानी ये दो इंस्टेंसेस कवर हो गए। कैटेगरी वाइज अगर अपन चले तो ये एमसीक्यू का पहला कैटेगरी बनता है, यानी एक एक पैराग्राफ एक एक कैटेगरी देता है। दूसरा कैटेगरी, अभी दूसरा कैटेगरी क्या बना रहा है? He availed services which are liable to tax under reverse charge for which date of invoice 1 सितंबर है, पेमेंट डेट बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से 15 नवंबर है और बैंक अकाउंट के हिसाब से 18 नवंबर है। तो ये रिवर्स चार्ज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गया। His turnover for the current financial year is as follows: taxable supply of goods 55 लाख, exempt supply 16 लाख, inward supply is liable to tax under reverse charge 8 लाख। तो ये तीसरा इंफॉर्मेशन हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां से यहां तक का। He intends to start providing service also from next financial year and avail composition scheme under 10(1) of the CGST Act and wishes to make supplies to government। तो ये फोर्थ इंफॉर्मेशन हो गई कि वो नेक्स्ट ईयर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहता है। जानते हैं आप एमसीक्यू में एक पैराग्राफ कैटेगरी वाइज बना के देता है। ऑल अमाउंट्स कॉमन सी बात, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, वेरेवर एप्लीकेबल, सप्लाईज इंट्रा स्टेट हैं अदरवाइज। इन इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अब अपने को क्वेश्चन आंसर्स पे आना है। तो चलो अब एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार हमने रफली क्वेश्चन पढ़ लिया, अब एमसीक्यू उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं रेफरेंस के साथ। इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड, जब भी कोई एमसीक्यू ऐसा केस मिल जाए तो स्पेसिफिकली आपका पूरा फोकस उस कैटेगरी पे चला जाना चाहिए। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय मिस्टर मनदीप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से क्या करेक्ट है ये बताना। आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। जो उसने अपने लंदन वाले फ्रेंड से लिया था वो सप्लाई है। तो चलो मतलब इस पैराग्राफ को पहले थोड़ा एनालिसिस करते हैं। जैसे मैंने बताया था इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लेके दो है, एक 7(1)(b) और एक शेड्यूल 1, ठीक है।
तो चलो इनको आके पहले देखते हैं। तो पहले इनकी एक रीडिंग ले ले, समझ लें। तो देखिए 7(1)(b) और पैरा 4 शेड्यूल 1 का क्या बोलता है, दोनों की पहले रीडिंग ले लो। शेड्यूल 1 पैरा 4 ये फ्री ऑफ कॉस्ट का है। इसमें फोकस क्या होता है, इसमें फोकस किस बात पे होता है दोस्तों, एक होता है एक्टिविटी, एक होता है बिजनेस, एक होता है कंसिडरेशन। तो इसमें एक्टिविटी का होना चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए, कंसिडरेशन ना हो तो भी चलेगा, यही है शेड्यूल 1। लेकिन ये किसके बीच में होता है, रिलेटेड या इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब आप ही के हेड ऑफिस जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इनके बीच में होना चाहिए, इधर रिलेटेड पर्सन और इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इस केस में आपने इंपोर्ट किया सर्विस, यस आपने इंपोर्ट किया, फ्रेंड से किया विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है, एक्टिविटी है, बिजनेस है, लेकिन फ्रेंड से कर रहे हो। फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटेड पर्सन। अभी रिलेटेड पर्सन कौन होता है, ये एक्सप्लेनेशन टू 25 में, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं इसको पूरा बताया गया था। तो वो रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय, कंपनी के लिए डायरेक्टर्स, फर्म के लिए पार्टनर्स, तो उसमें फैमिली में फ्रेंड्स नहीं आते थे। तो यानी अनरिलेटेड से सर्विस ले रहे हो। तो ये शेड्यूल 1 का आधा पार्ट को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन रियली में इट डज नॉट बिलोंग टू पैरा 4। तो एक्चुअली में ये सर्विस तो नहीं है, जो फ्रेंड के साथ किया गया ये तो सर्विस सप्लाई नहीं है, ये वाला पार्ट सप्लाई नहीं होता, ये शेड्यूल 1 पैरा 4 से बाहर है। और दूसरा जो वो ब्रदर से ले रहा है लंदन में 5 लाख, अभी डिजाइनिंग सर्विस ले रहा है 7(1)(b). 7(1)(b) क्या बोलता है, अगेन एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन। 7(1)(b) में क्या जरूरी है, एक्टिविटी होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। बिजनेस के लिए हो या ना हो, मे नॉट, फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में आपने लंदन से सर्विस ली तो इंपोर्ट का सर्विस है, एक्टिविटी हो रहा है, डिजाइनिंग सर्विस ले रहे हो। ब्रदर से ले रहे हो, ठीक है, रिलेटिव हो नहीं हो यहां पे फर्क नहीं पड़ रहा 7(1)(b) में। कंसिडरेशन है 5 लाख, तो ये 7(1)(b) का केस है। देखो 7(1)(b) अपना क्या बोलता था, 7(1)(b) इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो। तो इसका मतलब यहाँ पे आपने जो ब्रदर से जो सर्विस ली है डिजाइनिंग की, भले ही पर्सनल पर्पस के लिए ली, लेकिन ये तो 7(1)(b) में आ जाता है, दिस इज कवर्ड बाय 7(1)(b). पर वो शेड्यूल 1 वाला, फर्स्ट वाला केस शेड्यूल 1 में नहीं आ पाता, सिर्फ एक कारण की वजह से, फ्रेंड। अगर वो भी ब्रदर से लिया होता तो शायद वो आ जाता, अगर डिपेंडेंट होता, ब्रदर फैमिली का पार्ट होता तो, करेक्ट। तो इस केस में मतलब फ्रेंड वाला सर्विस नहीं है और सप्लाई नहीं है, और दूसरा ब्रदर वाला सप्लाई है। कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। नहीं दोस्तों, नहीं लगता, ये सप्लाई तो नहीं लग रहा है। दूसरा, डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम ब्रदर इन लंदन फॉर 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पस इज कंसिडर्ड एज सप्लाई। हाँ जी, इसका रेफरेंस क्या है, इसका रेफरेंस आपका बनता है सेक्शन 7 का सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी है फॉर अ कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन है, तो भले ही बिजनेस के लिए हो ना हो, ये सप्लाई है। थर्ड, आर्किटेक्ट सर्विस फॉर बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। जी हाँ, शेड्यूल 1 पैरा 4 फ्रेंड इज नॉट रिलेटेड पर्सन, ये कारण बना। तो फ्रेंड रिलेटेड पर्सन नहीं है, इसलिए शेड्यूल 1 पैरा 4 से ये बाहर हो गया, और इसीलिए वो सप्लाई नहीं है। तो ये ऑप्शन भी सही लग रहा है। डिजाइनिंग सर्विस फ्रॉम ब्रदर इन लंदन फॉर 5 लाख फॉर हिज पर्सनल पर्पस इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई। अरे भैया वो तो सप्लाई है, अभी डिस्कस करके आ रहे हैं, मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है, और सेकंड और थर्ड ऑप्शन मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। करेक्ट। तो विथ रीजनिंग अपने देख लिया कि क्यों वो सप्लाई है और कहां किस पॉइंट के कारण वो सप्लाई बन रहा है। दूसरा, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस रिसीव्ड बाय मिस्टर मनदीप एंड टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज से रिलेटेड सवाल है। तो रिवर्स चार्ज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, रिवर्स चार्ज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि ही अवेल्ड सर्विसेज व्हिच आर लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। इनवॉइस की डेट है 1 सितंबर, पेमेंट डेट बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से 15 नवंबर है, बैंक अकाउंट को डेबिट हुआ 18 नवंबर। तो रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो रिवर्स चार्ज के केस में अगर अपने को टाइम ऑफ सप्लाई, तो दो डेट देखते हैं, एक तो डेट ऑफ पेमेंट और दूसरा 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, यही चीज चेक की जाती है, हाँ कि ना। और डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा,
ये अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग होता है, डेट जिस दिन बुक्स में रिकॉर्ड किए या डेट जिस दिन डेबिट हुआ, इसमें से विच एवर इज अर्लियर, ये आपका डेट ऑफ पेमेंट बनता है। और दूसरा डेट ऑफ इनवॉइस से 60 डेज, ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर बनता है, यही हमारा टाइम ऑफ सप्लाई बनता था, याद करिए। यस, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि डेट ऑफ इनवॉइस 1 सितंबर था। जब डेट ऑफ इनवॉइस इज 1 सितंबर, तो मुझे यहाँ से, मुझे डेट ऑफ इनवॉइस काम का थोड़ी, मुझे तो वहां से 60 डेज जोड़ना है और उसके बाद जो अगला दिन आएगा वो देखना है। तो डेट ऑफ इनवॉइस है 60 डेज, डेट ऑफ इनवॉइस से 60 डेज गिनने जाओगे तो सितंबर का हो जाता है भैया 29 डेज, अक्टूबर का हो जाता है 31 डेज, 60 डेज यहाँ खत्म हो गए। तो 31 अक्टूबर को 60 डेज खत्म हो रहे हैं, तो इवेंचुअली नेक्स्ट डेट क्या है, 1 नवंबर। तो एक डेट निकल के आ गई 1 नवंबर। दूसरी डेट क्या है, डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट क्या लेते हैं, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट हुआ या जिस दिन बैंक से पैसा कटा, विच एवर इज अर्लियर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने एंट्री पास की 15 नवंबर को, बैंक से कटा 18 नवंबर, तो मतलब डेट ऑफ पेमेंट क्या आ गया, डेट ऑफ पेमेंट आ गया 15 नवंबर। तो अब कंपैरिजन की डेट क्या है, 15 नवंबर या 1 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 1 नवंबर। ये आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों, देखो चेक करो कहीं आता है क्या ऑप्शन में। तो डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, 1 सितंबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 18 नवंबर। तो ये अपना बैठता है दोस्तों 15 नवंबर, टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज सर्विस का केस बनता है ये, करेक्ट। तो यानी सेक्शन के रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे अपना जो सेक्शन का रेफरेंस बैठता है, टाइम ऑफ सप्लाई जब अपन निकालने बैठते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में पूरा अपना प्रोविजंस दिए हुए थे, करेक्ट। 12 टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का था, 13 टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस का था। तो 13.3 जो है वो रिवर्स चार्ज का केस बनता था। तो ये उसके मुताबिक से हमारा आंसर आ गया। कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मिस्टर मनदीप फॉर द गिवन फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब इसके बारे में, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ये कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में डिफाइंड है, ये उसका लीगल रेफरेंस है। और एग्रीगेट टर्नओवर में कितनी चीजें आती है दोस्तों, तो 4 चीजें आती है एग्रीगेट टर्नओवर में, अगर आपको याद हो। एक होता है टैक्सेबल सप्लाई, कौन कौन सी 4 चीजें आती हैं, एक होता है टैक्सेबल सप्लाई, एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और एक इंटरस्टेट सप्लाईज पर्सन हैविंग सेम पेन में। हाउएवर कुछ चीजें शामिल नहीं होती थी। कौन सी चीजें, 2 चीजें, जो भी आप टैक्स पे करो, मतलब बिफोर जीएसटी वैल्यू दी जाती है टर्नओवर, और दूसरा इनवर्ड सप्लाई जिसपे आरसीएम पे आपको टैक्स पे करना है, वो आपका टर्नओवर नहीं होता। भले ही आप उसमें टैक्स पे करते हैं लेकिन वो आपका टर्नओवर नहीं, वो तो सेलर का टर्नओवर है। आपके लिए तो ये परचेज या एक्सपेंस होता है एक तरीके से, तो ये आपके टर्नओवर का पार्ट कभी नहीं बनता, तो ये एक्सक्लूड्स। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन पे अगर अपन आते हैं तो क्वेश्चन में एग्रीगेट टर्नओवर मतलब थर्ड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, इसके बारे में भैया सीधा सीधा दिया हुआ है कि टैक्सेबल सप्लाई 55 लाख के, क्या ये जुड़ेगा, जी हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर में ये शामिल होता है। एग्जेम्प्ट सप्लाई 16 लाख, क्या इसको भी शामिल करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर के लिए, जी हाँ, द आंसर इज यस, इसको भी शामिल किया जाएगा 16 लाख। इनवर्ट सप्लाई लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, ये 8 लाख का आपने इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है, तो भले ही आप इसमें जीएसटी पे करोगे, पर क्या इसमें ये आपका टर्नओवर का हिस्सा है, ना जी ना, 2.6 में ये बिल्कुल एक्सक्लूडेड है। तो एक्चुअली में टर्नओवर में क्या आएंगे, सिर्फ ये दोनों जुड़ेंगे, विच इवेंचुअली इज 71 लाख। तो कौन सा ऑप्शन है, 71 लाख है कि नहीं है, पहले तो वो चेक कर लो। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी 6.3 का 71 लाख ही आपका आंसर बनता है। अगला इंफॉर्मेशन, अगला क्या पूछ रहा है, मिस्टर मनदीप विल बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर 10(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बट ही कैन सप्लाई सर्विस ओनली अप टू। अगर वो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, तो अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेता है तो क्या वो कुछ सर्विसेज दे सकता है, और अगर दे सकता है तो कितनी। यही इंफॉर्मेशन दे रहा था ना कि he intends to start providing services from next financial year and avail composition scheme under 10(1) of the CGST Act। तो ऐसे केस में क्या वो कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, तो उसमें जो सर्विस देगा वो कितना दे सकता है। तो याद करिए, सर्विस को लेके हमने देखा था कि आप जो 10(1) यानी कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स ऑप्ट करना चाहते हैं, उसमें आप सर्विसेज सप्लाई कर सकते हैं, कितना, अप टू 5 लाख या मैक्सिमम 10% ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल आप कंपोजिशन स्कीम लोगे कि नहीं, उसमें आप सर्विसेज जो है
पिछले साल आपका जो टर्नओवर था उसका 10% तक दे सकते थे। पिछले साल आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या था, 71 लाख, तो यानी 71 लाख का ही 10%, 10% मतलब 7,10,000। तो अब आपके पास ऑप्शन है कम से कम 5 लाख या मैक्सिमम 7,10,000। तो इसका मतलब मैक्सिमम आप 7,10,000 तक की सर्विस दे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप करेंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ऑफ कर सकते हैं। याद करिए, अगेन लीगल रेफरेंस पे अगर अपन जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे हमने देखा था अ पर्सन हु इज एंगेज इन मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर कंपोजिशन लेवी ऑफ गुड्स। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या था, उसके लिए क्राइटेरिया था 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हमारे केस में 71 लाख आया था, तो उसका 10% मतलब 7.1 लाख, और दूसरा 5 लाख, तो 7.1 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, इसका मतलब 7.1 लाख। तो 7.1 लाख तक की सर्विसेज तो आप दे ही सकते थे ना दोस्तों। तो इस केस में इसलिए वो क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी सर्विस दी जा सकती है, और ऑप्शन में देखो ही कैन सप्लाई सर्विसेज अप टू 5 लाख, 6,30,000, 7,90,000, 7,10,000। करेक्ट आंसर शुड बी 7,10,000। एग्रीगेट टर्नओवर जो था उसका ऑफ दैट स्टेट, उसका 10% वो दे सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट, आखिरी इंफॉर्मेशन, आखिरी सवाल। इन केस ऑफ सप्लाईज, in case he supplies services to state government by way of activity in relation to functions entrusted to municipality under 243W of the constitution in the next financial year, which of the following services will be exempt? इनमें से क्या exempt होगा? ऑप्शन एक है प्योर सर्विसेज, ऑप्शन बी कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेड कंपोजिट सप्लाई, ऑप्शन थ्री कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कंस्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेड कंपोजिट। अब इनमें से क्या एग्जेम्प्ट होगा, तो यानी ये पार्ट आता है आपका एग्जेम्पशन में सप्लाईज ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट। जब सर्विसेज टू गवर्नमेंट की बात आती है तो देखो आप जो गवर्नमेंट को सर्विसेज देते हो उसमें जो भी आप प्योर सर्विस प्रोवाइड करोगे गवर्नमेंट को, एनी प्योर सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, ये पूरी तरीके से क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। इट्स एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो प्योर सर्विस आप जो दोगे वो एग्जेम्प्ट है। कंपोजिट सप्लाई को लेके क्या बात बोला है, व्हेन यू गिव अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज टू गवर्नमेंट, तो उसमें क्या बोला, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट्स नॉट मोर देन 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ सेड कंपोजिट सप्लाई। जिसमें गुड्स का हिस्सा 25% तक है तो उसे भी एग्जेम्प्ट ट्रीट किया गया है। तो यानी इस केस में प्योर सर्विस तो एग्जेम्प्ट है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट नॉट मोर देन 25%, ये भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस बोल रहा है दोस्तों, ये एग्जेम्प्ट नहीं है, और ये एग्जेम्प्ट नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब ऑप्शन डी, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। तो यानी चेक करें हमारे ये सारे आंसर सही हैं। दिस इज अबाउट सिनेरियो 6।